ओके, व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू हैविंग अ गुड टाइम। लॉकडाउन तुम्हारा अच्छा चल रहा है, क्वारंटाइन अच्छा चल रहा है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी होपफुली। एनीवेज, आज के वीडियो में अपन कंपोजिशन स्कीम कवर करेंगे। कंपोजिशन स्कीम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। कंपोजिशन स्कीम ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है जो जीएसटी से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। इधर इस पे है ना, जीएसटी के काफी सारे लॉज रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे कर रहा हूं तो मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कंपोजिशन में अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं, तो मैं इनवॉइसेस के प्रोविजन से बच गया। ठीक है, नॉर्मल स्कीम में मुझे आईटीसी का सब ध्यान रखना पड़ता है। मैंने कितना अवेल किया, कितना यूटिलाइज किया, कितना अवेल कर सकता हूं, कितना यूटिलाइज कर सकता हूं। अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं तो मुझे आईटीसी से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? मैं जब टैक्स ही कलेक्ट नहीं कर सकता सामने रेसिपिएंट से, तो मैं आईटीसी क्या ही लूंगा। ठीक है, कंपोजिशन नॉर्मल स्कीम में हूं तो मुझे गुड्स का क्लासिफिकेशन वगैरह ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से गुड्स पे कितना टैक्स लगता है मुझे सब ध्यान रखना पड़ेगा। कंपोजिशन में ऐसा कुछ नहीं है। कंपोजिशन में सिंपल है, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मुझे ये रेट पे टैक्स पे करना है, अगर मैं ट्रेडर हूं तो ये रेट पे टैक्स पे करना है, अगर मैं स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मुझे ये रेट पे टैक्स पे करना है। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम इज बेसिकली सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। किसके लिए बनाया है? उन लोगों के लिए बनाया है जो स्मॉल ट्रेडर्स है, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है, जिनके टर्नओवर छोटे हैं। ठीक है, अभी कैसा है कि अगर मैं स्मॉल टैक्स पेयर हूं तो मेरे पे ये जेन्युइन हार्डशिप आ जाएगी कि भाई एक तो धंधा चल नहीं रहा, ऊपर से जीएसटी लेके आ गए, तो साला मैं धंधा संभालूं कि जीएसटी से कंप्लायंस देखूं। समझ में आ रहा है ना? तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर तुम स्मॉल टैक्स पेयर्स में आते हो ना, तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हो ना, तो तुम कंपोजिशन स्कीम ले लो। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, तुमको सप्लाई करनी है, जितनी भी सप्लाई करी तुमने उसके टर्नओवर पे हम स्पेसिफाइड परसेंट पर तुमसे टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। समझ में आया? कंपोजिशन स्कीम का बेस समझ में आया? अभी तो देख, अगर तेरे मल्टीपल ब्रांचेस या बिजनेस वर्टिकल है तो सारे के सारे ब्रांच या बिजनेस वर्टिकल साइमल्टेनियसली एलिजिबल होने चाहिए कंपोजिशन स्कीम के लिए। अगर कोई एक ब्रांच या बिजनेस वर्टिकल इन एलिजिबल हो जाता है ना कंपोजिशन स्कीम के लिए, तो तू ये नहीं बोल सकता कि मैं एक में कंपोजिशन लेता हूं, एक में नॉर्मल टैक्स पे जाऊंगा। नहीं चलेगा। या तो सारे के सारे ब्रांच कंपोजिशन में टैक्स पे करेंगे या सारे के सारे ब्रांचेस नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, पहला पॉइंट है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ब्रांचेस एंड बिजनेस वर्टिकल साइमल्टेनियसली। एक भी ब्रांच अगर इनएलिजिबल हो जाता है तो सारे के सारे ब्रांच ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कंपोजिशन टैक्स पेयर नीड नॉट वरी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। उसे गुड्स और सर्विसेज के क्लासिफिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। उसे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, उसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करना रेसिपिएंट से, और उसे कोई आईटीसी नहीं लेना। ठीक है, वो टैक्स इनवॉइस की जगह पे स्ट्रेट अवे एक बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। बिल ऑफ सप्लाई में ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा कंपोजिशन टैक्स पेयर नॉट ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट टैक्स। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट, कंपोजिशन टैक्स पेयर सिर्फ उसी सप्लायर को, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, सिर्फ उसी को एलिजिबल है या अलाउड है जो गुड्स की सप्लाई करता है। देख, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर और एनी नेम में बी हु इज द सप्लायर ऑफ गुड्स। गुड्स 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 कैपिटल में, और गुड्स एज वेल एज रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज। पहले पार्ट तक क्या लग रहा है कि अगर मैं गुड्स के अलावा सर्विस देता हूं तो मैं इनएलिजिबल हूं। सेकंड में क्या बोला है? गुड्स प्लस रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज। मतलब क्या? गुड्स, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज के अलावा अगर मैं कोई ये देता हूं सर्विसेज तो मैं इनएलिजिबल हो जाता हूं। थर्ड में रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज एंड एग्जेम्प्ट सर्विसेज। मतलब क्या कि अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं तो मैं एलिजिबल हूं, गुड्स के साथ रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं तो मैं एलिजिबल हूं, रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज के साथ अगर मैं कोई एग्जेम्प्ट सर्विसेज सप्लाई करता हूं तो भी मैं एलिजिबल हूं, और अदर सर्विसेज मतलब अदर देन रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज एंड अदर देन एग्जेम्प्ट सर्विसेज अगर मैं सप्लाई करता हूं जिसका वैल्यू डज नॉट एक्सीड
10% of the turnover in state union territory or rupees 5 lakhs whichever is higher। अब मतलब देख क्या है, अगर मैं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं या ट्रेडर हूं या सप्लायर हूं तो मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए, हाँ। अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए, हाँ। अगर मैं रेस्टोरेंट एंड एग्जेम्प्ट सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए, यस। अगर मैं रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज प्लस एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे रहा हूं प्लस वो अदर सर्विसेज दे रहा हूं जिसकी वैल्यू 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी और रुपीज 5 lakhs whichever is higher तक है, तो भी मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए, हाँ। ठीक है। एनी अदर सर्विसेज अदर देन एग्जेम्प्ट इन कंजंक्शन और इन आइसोलेशन बियॉन्ड द लिमिट्स, ठीक है। अगर मैं कोई और सर्विसेज एग्जेम्प्ट सप्लाईज और रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज के अलावा अगर कोई और सर्विस दे रहा हूं अदर सर्विस जो कि बियॉन्ड द लिमिट है तो मैं इन एलिजिबल हो जाऊंगा। समझ में आ गया? ठीक है। अभी इसका एक एग्जांपल देख, ये सॉल्व कैसे करेगा, ध्यान से देखना, जगह थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट है, छोटा छोटा लिख रहा हूं। इधर देख, मेरा है ना गुड्स का सप्लाई था मान ले 10 lakhs का, ठीक है। मेरा रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज थी 5 lakhs की, बरोबर। और मेरी अदर सर्विसेज थी अज्यूम चल मान ले 2 lakhs की, ठीक है। तो मेरे टोटल गुड्स कितने के गए 10 lakhs के, मेरी रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस कितनी की गई 5 lakhs की और मेरी अदर सर्विस कितनी गई 2 lakhs की। अभी देख क्या बोला, वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू पहले तो निकाल। मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 10% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और रुपीज 5 lakhs whichever is higher। मेरा टर्नओवर कितना है 10 + 5 15 + 2 17 lakhs का टर्नओवर है, इसका 10% विल बी 1.7 lakhs, 1,70,000। मतलब क्या, मैं 1,70,000 और 5 lakhs whichever is higher मतलब 5 लाख तक की अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं। मैंने कितने की प्रोवाइड की है 2 lakhs की, दैट मींस इट इज विद इन द लिमिट। अगर ये विद इन द लिमिट है तो मैं एलिजिबल हूं। यही अगर यहाँ पे 2 लाख की जगह पे 6 लाख होता, अगर 2 लाख की जगह पे 6 लाख होता तो मेरा टर्नओवर कितना होता 21 lakhs होता। 21 lakhs पे 10% कितना होता 2.1 lakhs और 5 lakhs whichever is higher। मतलब मैं मैक्सिमम 5 लाख तक की अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं। मैंने कितने की प्रोवाइड की 6 लाख की, तो उस केस में मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा। समझ में आ गया? ठीक है। अगर लिखना है तो दोनों साइड में लिख ले, 2 lakhs है और 6 lakhs है, 17 lakhs है, 21 lakhs है, 1.7 lakhs है, 2.1 lakhs है। तो अगर 2 lakhs है तो मैं एलिजिबल हूं, 6 lakhs है तो मैं एलिजिबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 5 lakhs की अदर सर्विसेज की। समझ में आ गया? नेक्स्ट, क्राइटेरिया क्या है, बेसिक क्राइटेरिया क्या है, कंडीशंस एलिजिबिलिटी वो सब बाद में। बेसिक क्राइटेरिया क्या है कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए? पहला तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर जीएसटी, ठीक है। दूसरा, उसका जो टर्नओवर है फ्रॉम ऑल द बिजनेस वर्टिकल्स एंड ब्रांचेस इन ईच एंड एवरी स्टेट। वापस बोलता हूं, रजिस्टर्ड तो होना चाहिए, उसके अलावा उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, aggregate turnover from all the branches and business verticals in each and every state should be less than equal to 1.5 crore in case of other states, Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, and it should be less than 75 lakhs in case of Satnam। सतनाम का फुल फॉर्म सिक्किम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जिसमें से असम कैंसल हो गया। अगर मैं सतनाम एक्सक्लूडिंग असम से अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं, वहां का सप्लायर हूं, तो मेरे लिए टर्नओवर लिमिट विल बी 75 lakhs। 75 lakhs के ऊपर अगर मेरा टर्नओवर जाता है तो मैं एलिजिबल नहीं हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए, मुझे नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करना पड़ेगा। 75 lakhs के नीचे है तो मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए, मेरे को नीचे दी हुई रेट्स पे टैक्स पे करना है।
वही अगर मैं अदर स्टेट्स में हूँ या फिर आसाम में हूँ या हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर में हूँ एंड मेरा टर्नओवर 1.5 सीआर से ऊपर जाता है तो मुझे नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करना पड़ेगा। 1.5 सीआर से नीचे है तो मुझे कंपोजिशन में अलाउड है टैक्स पे करना। इट इज एन ऑप्शन, इट इज नॉट मैंडेटरी। कंपोजिशन स्कीम इज नॉट मैंडेटरी, इट इज एन ऑप्शन, ऑप्शनल स्कीम है। भाई पूरा लिखना ऑप्शनल स्कीम, खाली ऑप्शनल लिखना नहीं वरना एग्जाम में भी ऑप्शन में छोड़ के आ जाओगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया अपन ने देख लिया। जीएसटी रेट्स, जो कंपोजिट सप्लायर है, जो कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करता है, ठीक है, उसको है ना ये स्पेसिफाइड रेट्स है, इसी रेट पे टैक्स पे करना है। नॉर्मल स्कीम में क्या होता है, अपन रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। कंपोजिशन स्कीम में ऐसा नहीं है। अगर मैं सप्लायर हूं, मैं तुझे सप्लाई कर रहा हूं, तो वो सप्लाई पे टोटल टर्नओवर पे बराबर जितना ये रेट दिया ना, उस रेट के हिसाब से मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है डायरेक्टली, ठीक है। अभी रेट क्या है, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, अगर मैं कंपोजिट मैन्युफैक्चरर हूं, तो मुझे 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी पे टैक्स पे करना है। मतलब मेरा टर्नओवर है यहाँ पे 17 लाख और 21 लाख, 17 लाख का 1% जो भी आएगा उसका 50% सीजीएसटी में चला जाएगा, 50% एसजीएसटी में चला जाएगा। समझ में आ गया? ये मेरा टर्नओवर इन स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं रेस्टोरेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मेरा जो टोटल टर्नओवर इन स्टेट है उसका 5% मुझे टैक्स पे करना है। अगर मेरा टोटल टर्नओवर 21 लाख है तो इसका 5% मैं 2.5 सीजीएसटी को दे दूंगा, 2.5 एसजीएसटी में चला जाएगा। अगर मैं ट्रेडर या डीलर या अदर देन मैन्युफैक्चरिंग या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मुझे 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी पे टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्सेबल ये क्या होता है, टैक्सेबल टर्नओवर में क्या डिफरेंस होता है ये अपन थोड़ी देर में देखेंगे। इसके बाद वाला टॉपिक अपना टर्नओवर पे ही है, ठीक है। एक काम कर, वीडियो को पॉज कर और इसको फटाफट उतार ले। अगर ऊपर के नहीं भी लिखने हो तो एटलीस्ट एप्लीकेबिलिटी ये पूरा पार्ट लिख देना, थर्ड पॉइंट, और ये क्राइटेरिया वाला पार्ट लिख लेना। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट तो लिख लेना, सिक्स पॉइंट भी लिख लेना। फिर बचा क्या यार, फर्स्ट और सेकंड भी लिख लो, खत्म करो। वीडियो को पॉज कर और एक बार इसको फटाफट लिख ले अगर तुझे लिखना हो तो, ठीक है। चल जल्दी चल, हो गया वो। नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर होता है टर्नओवर। भाई अपन ने ये देखा टर्नओवर आ रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर आ रहा है, टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी आ रहा है, टैक्सेबल टर्नओवर भी आ रहा है। तो भाई ये होता क्या है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। टर्नओवर के दो पार्ट है। पहला टर्नओवर अपन इसलिए कैलकुलेट करते हैं जस्ट टू डिटरमाइन वेदर वी आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम और नॉट, ठीक है। पहला क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कि भाई मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं, मतलब मैं 1.5 सीआर 75 लाख की बात कर रहा हूं। पहला टर्नओवर अपन इसलिए कैलकुलेट करते हैं जस्ट टू डिटरमाइन कि मेरा टर्नओवर 1.5 सीआर या 75 लाख से ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो मैं एलिजिबल हूं क्या? नहीं। अगर कम है तो ही मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं। तो इधर देख, कंपोजिशन स्कीम हो या रजिस्ट्रेशन हो, एलिजिबिलिटी के लिए टर्नओवर कैलकुलेशन सेम है। रजिस्ट्रेशन का लिमिट इज 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख एज द केस में भी। कंपोजिशन स्कीम का लिमिट इज 1.5 सीआर और 75 लाख एज द केस में भी, ठीक है। लेकिन जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो सेम है एलिजिबिलिटी के लिए। देख, टर्नओवर की बात कर रहा हूं मैं। टर्नओवर म्हणजे काय? सेल्स। तो सबसे पहले आएगा ऑल टैक्सेबल सेल्स, ऑल इंट्रास्टेट टैक्सेबल सेल्स। इंट्रास्टेट म्हणजे विद इन द सेम स्टेट, ऑल इंट्रास्टेट टैक्सेबल सेल्स, ठीक है। उसके बाद ऐड आरसीएम सेल्स। आरसीएम सेल्स की बात कर रहे हैं, परचेज की नहीं। इवन दो तुम परचेज पे टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन वो परचेज है तो वो टर्नओवर में नहीं आएगा। अगर तुमने कोई रिवर्स चार्ज में सेल्स किया है तो ही वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जेम्प्ट नील रेटेड सेल्स। एग्जेम्प्ट एंड नील रेटेड सेल्स भी वो सेल्स है, टर्नओवर है तो वो आएगा, ऐड हो जाएगा। जस्ट बिकॉज वो एग्जेम्प्ट सेल्स है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसको अवॉइड करो या इग्नोर करो, नहीं। अपन है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं।
टैक्स पे करना नहीं करना वो बात की बात है, ठीक है। नेक्स्ट देख, एक्सपोर्ट्स या जीरो रेटेड सेल्स, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सेल्स पे भी टैक्स नहीं लगता, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सेल्स है, टर्नओवर है, तो वो ऐड हो जाएगा। लास्ट, इंटरस्टेट सेल्स टू रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन, अदर देन रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन है, अगर तुम इंटरस्टेट सेल्स कर रहे हो टू अदर देन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन तो तुम एलिजिबल नहीं हो फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये अपन आगे कंडीशंस में देखेंगे, ठीक है। एट प्रेजेंट इतना देख लोगे, अगर तुम किसी रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, मुंबई ब्रांच से गुजरात वाले ब्रांच में अगर तुम कोई सप्लाई करते हो तो उसको भी मुंबई ब्रांच का सेल्स मानेंगे और वो मुंबई ब्रांच के टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। इधर देख, ये फिगर मिल गया तुमको। अभी ये क्या लिखा है, क्राइटेरिया फॉर कंपोजिशन स्कीम, कंसेशनल रेट और रजिस्ट्रेशन, एग्जांपल महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका, ऑल स्टेट्स कंबाइंड। इसी तरीके से तुम महाराष्ट्र का प्लस गुजरात का प्लस कर्नाटका का कैलकुलेट करोगे, तीनों का मिला के कंबाइंड, तीनों का मिला के कंबाइंड टर्नओवर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.5 CR और 75 lakhs एज द केस में बी। समझ में आ गया क्या? ऑल स्टेट्स बिजनेस वर्टिकल्स ब्रांचेस कंबाइंड शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.5 CR और 75 lakhs। क्लियर है? एग्रीगेट टर्नओवर समझ में आ गया। नेक्स्ट देख, अगर मैं 1.5 CR से या 75 लाख से कम है और कंपोजिशन स्कीम में आ जाता हूं तो मुझे आगे क्या करना है, मेरे उस टर्नओवर पे टैक्स पे करना है। अभी इधर देख, एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया ना, उसके बाद तुमको कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं करना है, कंबाइन करके कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या था, ये था महाराष्ट्र प्लस गुजरात प्लस कर्नाटका का, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब तुमको टैक्स पे करना है तो ये खाली महाराष्ट्र का होगा या खाली गुजरात का होगा या खाली कर्नाटका का होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट इधर देख, टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी है तो इसके भी दो पार्ट है। पहला टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी जो कि मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर को एप्लीकेबल है। दूसरा टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी जो कि ट्रेडर को अप्लाई एप्लीकेबल है, ठीक है। इधर देख, फॉर पेइंग टैक्सेस, ये जो टर्नओवर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये अपन टैक्स पे करने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। जो टर्नओवर आएगा उसके ऊपर अपन को स्पेसिफाइड परसेंट 1%, 5% या 1% पे टैक्स पे करना होगा। इधर देख, सेम, अगर मैं टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये दोनों सेम है, ठीक है। ऑल इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज, एड आरसीएम सेल्स, एड एग्जाम नील रेटेड सेल्स, एड एक्सपोर्ट या जीरो रेटेड सेल्स, एड इंटर स्टेट सेल्स, ये सब सेम है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है। प्रॉब्लम कहां आएगी टैक्सेबल टर्नओवर में, वो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट, मतलब मुझे खाली टैक्सेबल सप्लाईज लेनी है। टैक्सेबल सप्लाईज देख, मतलब टैक्सेबल सप्लाईज वो सप्लाईज विच आर अदर देन एग्जाम सप्लाईज। एग्जाम सप्लाईज में आरसीएम, एग्जाम, एक्सपोर्ट ये सारे आते हैं, तो ये सारे अपन यहाँ पे नहीं लेंगे। अपन क्या लेंगे, खाली इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सेल्स एंड इंटर स्टेट सेल्स टू रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन। समझ में आ गया? ये जो टोटल आएगा इसके ऊपर मैन्युफैक्चरर 1% पे या फिर रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर 5% पे टैक्स पे करेगा। ये जो यहाँ पे टोटल आएगा इसके ऊपर ट्रेडर होगा, जो भी अपना ट्रेडर होगा वो 1% पे टैक्स पे करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार इस वीडियो को पॉज कर ले और इसको फटाफट कॉपी कर ले, इसके बाद अपन कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस देखेंगे। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज कर एक बार फटाफट कॉपी कर ले। चल देख, कंपोजिशन स्कीम की कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस एंड एडिशनल कंडीशंस देखते हैं। टर्नओवर वाला पार्ट अपना कवर हो गया, ठीक है। अभी देख, कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस मतलब ये वो वाली कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस है जो कंपोजिशन स्कीम के लिए नॉट एप्लीकेबल है। अगर मैं इसमें से किसी में आ गया ना, मतलब आई एम नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। एडिशनल कंडीशंस वो वाली कंडीशंस है जो एक बार मैंने कंपोजिशन स्कीम ले लिया उसके बाद मुझे फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले ये वाली कंडीशंस देखते हैं जो कि मुझे इनएलिजिबल बना देगी टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। पहला क्या है, I should not be a CTP, NRTP or a service provider other than restaurant catering services or exam services or other services up to the limits।
मतलब क्या कि अगर मैं सीटीपी हूं तो मैं एलिजिबल नहीं हूं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं तो एलिजिबल नहीं हूं। अगर मैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूं तो भी मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हूं। अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, अदर सर्विसेज बियॉन्ड द लिमिट्स, लिमिट क्या है 10% ऑफ द टर्नओवर और ₹5 लाख व्हिचएवर इज हायर, तो उस लिमिट से ऊपर अगर मैं सर्विसेज अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो भी मैं एलिजिबल नहीं हूं। सॉरी, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो एलिजिबल हूं, रेस्टोरेंट सर्विस के साथ एग्जाम सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो भी एलिजिबल हूं, उसके साथ अगर अदर सर्विसेज अप टू द लिमिट्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो भी एलिजिबल हूं। ठीक है, नेक्स्ट, कंपोजिशन स्कीम में जाने से पहले अगर मैं नॉर्मल स्कीम में था एंड नॉर्मल स्कीम में अगर मैंने कुछ परचेज किया है, ठीक है, और कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने से इमीडिएटली पहले अगर मेरे पास कोई गुड्स अवेलेबल है इन स्टॉक, ठीक है, तो सच गुड्स शुड नॉट हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। मुझे अगर आज कंपोजिशन स्कीम लेना है, ठीक है, तो मैं क्या चेक करूंगा, मेरे पास कोई गुड स्टॉक में है कि नहीं है। अगर मुझे कोई गुड स्टॉक में मिलता है तो दिस गुड शुड नॉट हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, अगर मैंने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई गुड्स परचेज किए जो कि मेरे पास स्टॉक में पड़ा है एट द टाइम ऑफ ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम, तो सच गुड्स पे मैंने टैक्स पे करना चाहिए अंडर रिवर्स चार्ज। कंडीशन समझ में आ गई? पहला तो क्या बोलता है कि भाई अगर तुझे कंपोजिशन स्कीम लेना है तो तेरे पास कोई भी ऐसे गुड्स स्टॉक में नहीं होने चाहिए जो तूने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा। दूसरा क्या बोलता है कि चल अगर तूने खरीदा भी ना तो तूने उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स पे करना चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट, डज नॉट सप्लाई नॉन टैक्सेबल गुड्स सर्विसेज। अगर मैं एग्जाम सर्विसेज या नॉन टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं ना तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, नेचुरल गैस हो गया, मोटर स्पिरिट्स हो गए, ये सब की सप्लाई कर रहा हूं, ये सारे नॉन टैक्सेबल गुड्स है, अगर इनकी सप्लाई कर रहा हूं ना तो मैं एलिजिबल नहीं हूं टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। समझ में आ गया? नॉन टैक्सेबल गुड्स अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो चलेगा, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट वाले टर्नओवर में आता है। लेकिन अगर मैं नॉन टैक्सेबल गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूं या सप्लाई कर रहा हूं ना तो मैं एलिजिबल नहीं हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए। नेक्स्ट, नो इंटरस्टेट सेल्स ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट सेल्स ऑफ गुड्स अगर मैं कर रहा हूं तो मैं एलिजिबल नहीं हूं, ठीक है। हाउएवर अगर मैं इंटरस्टेट परचेज कर रहा हूं गुड्स का तो चलेगा, क्योंकि परचेज के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर मैं इंटरस्टेट सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं तो भी चलेगा, सर्विसेज के बारे में कुछ नहीं बोला। क्लियर है? नेक्स्ट, डज नॉट सप्लाई थ्रू एन ईसीओ। ईसीओ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। मान ले मैं रिबॉक हूं, मैं कंपनी हूं, ठीक है, रिबॉक, बीच में अमेजॉन है और सामने रेसिपिएंट है। तो रेसिपिएंट क्या करता है? अमेजॉन पे जाता है और रिबॉक के शूज बुक करता है। रिबॉक वाला क्या करेगा? वो शूज अमेजॉन को देगा, अमेजॉन वाला रेसिपिएंट को देगा, ठीक है। तो अमेजॉन हो गया ईसीओ, मैं कौन हूं? आई एम द सप्लायर सप्लाइंग थ्रू ईसीओ, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं किसी ईसीओ के थ्रू सेल्स कर रहा हूं ना तो मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हूं। तो सप्लायर डज नॉट सप्लाई थ्रू ईसीओ, supplier supplying through ECO is not eligible to opt for composition scheme. Next, should not be a manufacturer of ice cream, edible ice, tobacco substitutes or aerated water. अगर मैं इनका मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। अमूल आइसक्रीम बनाता है, अमूल मैन्युफैक्चरर है आइसक्रीम का। वाडीलाल पकड़ ले, वाडीलाल आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर है, तो वाडीलाल विल नॉट बी एबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। हाउएवर मैं वाडीलाल का डीलर हूं, मैं क्या करता हूं? वाडीलाल से आइसक्रीम खरीदता हूं और आगे बेचता हूं, तो मैं ट्रेडर हो गया, डीलर हो गया। उस केस में मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, ट्रेडर या डीलर हुआ तो चलेगा, मैन्युफैक्चरर हुआ तो नहीं चलेगा। ये सारे के सारे अपन ने रजिस्ट्रेशन में भी देखा था। रजिस्ट्रेशन में 40 लाख वाले लिमिट में भी ये एक्सेप्शन में कवर्ड है। अगर मैं इनकी सप्लाई करता हूं तो मुझे 40 लाख का लिमिट नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो देख लेना, वो वीडियो के अंदर ये कवर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, 6 पॉइंट है, कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस क्या है।
एलिजिबिलिटी के लिए अगर कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शंस वाला क्वेश्चन आएगा, 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है? शुड नॉट बी अ सीटीपी, शुड नॉट बी एन एनआरटीपी और शुड नॉट बी अ सर्विस प्रोवाइडर अदर देन एग्जाम सर्विस, केटरिंग सर्विसेज और सर्विसेज अप टू द लिमिट्स। ठीक है, अगर ये है तो चलेगा, इसके अलावा नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स इन स्टॉक प्रायर टू डेट ऑफ कंपोजिशन स्कीम शुड नॉट हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। इफ दे आर परचेज्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, टैक्स शुड हैव बीन पेड अंडर आरसीएम बाय द सप्लायर, नेक्स्ट बाय द रेसिपिएंट। ठीक है, नेक्स्ट शुड नॉट सप्लाई नॉन टैक्सेबल गुड्स। अगर मैं नॉन टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा हूं तो मैं एलिजिबल नहीं हूं। नेक्स्ट, नो इंटरस्टेट सेल्स ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स चलेगा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी चलेगा, इंटरस्टेट सेल्स ऑफ गुड्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, शुड नॉट सप्लाई थ्रू ईसीओ। रिबॉक, Amazon और रेसिपिएंट वाला याद रखना, रिबॉक नहीं होना चाहिए। अगर रिबॉक हुआ, सप्लाइंग थ्रू ईसीओ हुआ, तो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, शुड नॉट बी अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, एडिबलाइज्ड टोबैको, टोबैको सब्स्टिट्यूट्स और एरिएटेड वाटर। एरिएटेड वाटर का अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं एलिजिबल नहीं हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए। अगर मैं ट्रेडर या डीलर हूं तो चलेगा। बिस्लरी इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, लेकिन मैं बिस्लरी का डीलर हूं, मैं बिस्लरी से माल खरीदता हूं और आगे मार्केट में बेचता हूं तो मैं एलिजिबल हूं। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट, मैंने ये सारे कंडीशंस फॉलो कर ली। नाउ आई एम एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। मैं क्या करता हूं, अभी मेरे को एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एडिशनल 4 कंडीशंस है और एक इंटीमेशन है, इसके बाद अपन इंटीमेशन भी देखेंगे। 4 कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशंस क्या है, जो कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करने के बाद मुझे फॉलो करनी है। तो सबसे पहला तो ये, ठीक है, मैं जितना भी बिल ऑफ सप्लाई रेज करूंगा, मैं बीइंग अ कंपोजिशन सप्लायर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। मैं क्या इशू करता हूं, बिल ऑफ सप्लाई। तो मैं जितने भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगा, सब में मुझे ये वर्ड्स लिखने चाहिए, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। वर्ड्स एज इट इज होना चाहिए, इसके अंदर कोई गोची करना नहीं। ठीक है, देख, अगर मैं कंपोजिशन टैक्स पेयर हूं तो मेरे जितने भी बिल ऑफ सप्लाई में इशू करूंगा, सबके ऊपर आई शुड मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम दिस ऑन दिस सप्लाईज। समझ में आ गया? वर्ड्स एज इट इज होने चाहिए। नेक्स्ट, मेरे जितने भी साइन बोर्ड्स है, जितने भी नोटिसेस है, जहां जहां पर भी मेरा नाम डिस्प्लेड है, हर जगह पे ये मेंशन होना चाहिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी साइन बोर्ड और नोटिसेस। जो मैंने साइन बोर्ड या नोटिस डिस्प्ले पे लगाया हुआ है, हर जगह पे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन मेंशन किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, I am not allowed to collect tax and I am not entitled to ITC। अगर मैं टैक्स कलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो मैं नीचे इररेगुलर अवेलमेंट में आ जाऊंगा। मैंने कंडीशन फॉलो नहीं की तो मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा। अगर मैं आईटीसी के साथ छेड़छाड़ करता हूं तो मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा। ठीक है, तो बीइंग अ कंपोजिट टैक्स पेयर, आई एम नॉट अलाउड टू कलेक्ट टैक्स एंड आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू आईटीसी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इररेगुलर अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मैंने फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट से या सप्रेशन ऑफ फैक्ट से मैंने कंपोजिशन स्कीम लिया, ठीक है, मैंने कंपोजिशन स्कीम अवेल किया, और ये आगे जाकर अगर अथॉरिटीज को मालूम पड़ जाता है तो मेरे पे सेक्शन 73 और 74 लग जाएगा। आई विल बी लायबल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 एंड 74। ठीक है, कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस एंड एडिशनल कंडीशंस टोटल मिला के 10 है। कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस कंपोजिशन स्कीम के पहले मुझे 6 फॉलो करनी है, एडिशनल कंडीशंस कंपोजिशन स्कीम के बाद मुझे 4 फॉलो करनी है। समझ में आ गया? वीडियो को एक बार पॉज कर और इसको फटाफट लिख ले, इसके बाद अपन इंटीमेशन देखते हैं। ठीक है, चलो चलिए देख, इंटीमेशन देखते हैं। इंटीमेशन क्या है कि भाई अगर मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहा हूं ना, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि मैं कंपोजिशन स्कीम ले रहा हूं। ऐसे ही अपनी मर्जी से हाथ चला, उठा, आज बोर हो रहा है, कुछ नहीं करने का, एक काम करता, कंपोजिशन स्कीम ले लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं चलता, मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा अथॉरिटी को। ठीक है, इधर देख, अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं एंड इफ आई एम अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने किसी से कंसल्टेंसी ली होगी, मेरे को उसने बोला होगा कि भाई तू स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है या तू स्मॉल गुड सप्लायर है, तो एक काम कर, कंपोजिशन स्कीम में ले ले, तेरे लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने कहा ठीक है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसने बोला रजिस्ट्रेशन ले ले।
रजिस्ट्रेशन लेगा ना तो उसी के साथ साथ पार्ट बी रजिस्ट्रेशन REG 01 के पार्ट बी में तू कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर लेना। मैंने कहा ओके। तो इधर पहले बाय पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है अगर उसको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो उसको है ना पार्ट बी ऑफ REG 01 में अप्लाई करना पड़ेगा। ये याद रखना, पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST REG 01 रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है ना REG 01, उसके पार्ट बी में ही मुझे डिटेल्स डालनी पड़ेगी, मुझे ये एप्लीकेशन देना पड़ेगा। दैट पार्ट बी शैल बी कंसीडर्ड एज एन इंटीमेशन, इट विल बी कंसीडर्ड एज एन इंटीमेशन। ठीक है, इसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कंपोजिशन स्कीम अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे बता मेरा कंपोजिशन स्कीम इफेक्टिव कब होगा, जब से मेरा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। बट ऑब्वियस है, therefore option shall be effective from the effective date of registration। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये अपन ने रजिस्ट्रेशन के वीडियो में देखा है। रजिस्ट्रेशन के वीडियो में अपन ने बताया इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए दो चीज है। अगर मैं विद इन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ लायबिलिटी विल बी माय इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर मैं आफ्टर 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूं तो एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी माय इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ में आया? तो कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल कब होगा, जब से मेरा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है ही कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। हाँ भाई, मैं साल के किसी भी टाइम पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मैं तुरंत उसी टाइम पे कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर लूंगा, कर सकता हूं। ठीक है, सेकंड इंटीमेशन का पार्ट है बाय रजिस्टर्ड पर्सन, जो बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, पहला क्या था, मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है उसके लिए, दूसरे वाले में क्या है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको क्या करना पड़ेगा। अगर मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं तो मुझे साल चालू होने से पहले, मेरा फाइनेंशियल ईयर चालू होने से पहले इंटीमेशन देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली मेरे को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि भैया मेरे को कंपोजिशन स्कीम में जाने का है अगले साल से। ठीक है, फॉर इंस्टेंस तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर आता है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, तो 1 अप्रैल 19 से पहले मतलब अप टू 31 मार्च 2019 मुझे इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेशन फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जैसे ही मेरा ईयर चालू होता है मतलब 1 अप्रैल 2019 से विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मुझे स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। क्यों सबमिट करना पड़ेगा स्टॉक स्टेटमेंट? भाई स्टॉक स्टेटमेंट से अथॉरिटीज को पता चलेगा कि कंपोजिशन स्कीम लेने से पहले मेरे पास कोई ऐसे गुड्स तो नहीं है जो मैंने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? या कोई इंटरस्टेट परचेज करके रखा हुआ है। नेक्स्ट, ऑप्शन इफेक्टिव फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर से मेरा ऑप्शन इफेक्टिव होगा। यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। मेरे को कब अप्लाई करना है? साल चालू होने से पहले। साल चालू होने से पहले अप्लाई करूंगा और वो अप्रूव हो जाता है तो साल चालू होते ही मेरा कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगा। इंटीमेशन समझ में आ गया? ठीक है, वापस एक बार, इंटीमेशन दो लोग दे सकते हैं, पहला जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, दूसरा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको पार्ट बी ऑफ REG 01 में अप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन इंटीमेशन। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको इलेक्ट्रॉनिकली साल चालू होने से पहले प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेशन देना पड़ेगा। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसका कंपोजिशन स्कीम कब से इफेक्टिव होगा? फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका कंपोजिशन स्कीम कब से इफेक्टिव होगा? फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, जो बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है ही कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर। जो बंदा रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसको साल के चालू होने से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा एंड साल चालू होते ही विद इन 60 डेज स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। क्लियर इंटीमेशन? ठीक है, एक अदर पॉइंटर्स में 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट देख ले। पहला तो अपन ने देखा था, अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर क्या बोलता है? ऑल इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सेल्स एंड RCM सेल्स
add exempt and nil rated sales, add export and zero rated sales, add interstate sales to related party distinct person, बरोबर। उसमें ना इंटरेस्ट इनकम नहीं आएगा। इंटरेस्ट इनकम मेगा एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में अपन देखेंगे। मेगा एग्जेम्पशन के चैप्टर में अगर किसी लोन्स या एडवांसेस मैं देता हूं और उससे मुझे इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है तो वो इंटरेस्ट इनकम पे जीएसटी नहीं लगता, दैट इनकम इज एक्सेप्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट इनकम दिया ना, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांस और डिपॉजिट, तो वो तुमको ऐड नहीं करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर फॉर एलिजिबिलिटी, व्हाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी, इसमें तुमको एक्सक्लूड करना है इसको, ठीक है। और नेक्स्ट अदर सर्विसेज वाला जो अपन ने लिमिट देखा था ना, वो लिमिट का एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट है कैलकुलेट करने का। लिमिट क्या बोलती है? 10% ऑफ द टर्नओवर और ₹5 lakhs whichever is higher। लिमिट क्या बोलती है? 10% ऑफ द टर्नओवर और ₹5 lakhs whichever is higher, ठीक है। एक सेकंड, अभी इधर देख, ये मेरा टर्नओवर, अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, मान ले 60 लाख पकड़ ले, 60, 70, 80, 90, 1 CR जो पकड़ना पकड़ ले, बट शुड बी 50 लाख से ज्यादा। अगर मेरा टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है तो मेरा मैक्सिमम अदर सर्विसेज कितना हो सकता है? 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 lakhs whichever is higher, मतलब 6 lakhs हो गया, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर देखने का। एग्रीगेट टर्नओवर अगर 50 लाख से ज्यादा है तो मैक्सिमम अदर सर्विसेज में 10% तक दे सकता हूं। इसकी जगह पे अगर मैं 70 लाख लेता तो 7 lakhs आ जाता, 80 लाख लेता तो 8 lakhs आ जाता, 90 lakhs लेता तो 9 lakhs आ जाता, एंड सो ऑन। अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 50 lakhs या उससे कम है, मान ले 40 lakhs पकड़ ले, तो मेरा लिमिट क्या होता? 4 lakhs और 5 lakhs whichever is higher, मतलब 5 lakhs। 30 lakhs पकड़ ले तो भी 5 लाख आता, 20 lakhs पकड़ ले तो भी 5 लाख आता, 45 lakhs पकड़ ले तो भी 5 लाख आता, 50 lakhs पकड़ ले तो भी 5 लाख आता। समझ में आ गया? तो ये एक शॉर्टकट है। व्हेन माय एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 50 lakhs, मैक्सिमम अदर सर्विसेज विल ऑलवेज बी 10% ऑफ द टर्नओवर। व्हेन माय एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 50 lakhs, मैक्सिमम अदर सर्विसेज विल बी 5 lakhs। इसके ऊपर अगर मैंने प्रोवाइड कर लिया तो मैं एलिजिबल नहीं हूं। समझ में आ गया? वीडियो को एक बार पॉज कर और इसको फटाफट कॉपी कर ले, इंटीमेशन को और अदर पॉइंट्स को। एक लास्ट तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम का टॉपिक बचा है, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम के साथ ही तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर एक बार फटाफट इसको लिख ले। चल ओके, कंपोजिशन स्कीम का तुम्हारा ये लास्ट टॉपिक है, वैलिडिटी ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ द कंपोजिशन स्कीम में भी 3 पार्ट है। पहला क्या कि तुमने कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, इसीलिए तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉवल हो गया। दूसरा, तुमने वॉलंटरीली कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉवल ले लिया। एंड तीसरा, तुमको टैक्स अथॉरिटी ने कंपोजिशन स्कीम नहीं दिया या फिर कंपोजिशन स्कीम से निकाल दिया, ठीक है। पहला क्या है कि तुमने कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, इसीलिए तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉवल हो गया। सबसे बेसिक एग्जांपल है टर्नओवर। कंपोजिशन स्कीम के लिए तुम्हारा टर्नओवर रिक्वायरमेंट कितना है? एट द मोस्ट 1.5 CR और 75 lakhs, ठीक है। मैं महाराष्ट्र का सप्लायर हूं, मेरा टर्नओवर 1 CR था, मैंने कंपोजिशन स्कीम में ले लिया, ठीक है, ऑप्शन। अब मेरा टैक्सेबल टर्नओवर, अब मेरा टोटल टर्नओवर हो गया, एग्रीगेट टर्नओवर हो गया 2 CR का, तो मतलब मेरा जो लिमिट है 1.5 CR वो एक्सीड हो गया। लिमिट एक्सीड हो गया मतलब मैंने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं किया। क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं किया मतलब मैं अपने आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल गया। ये है पहला केस, ठीक है। विड्रॉवल व्हेन सीजेस टू सेटिस्फाई एनी कंडीशन। उस केस में जैसे ही मैं कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलता हूं, आई विल बी पेइंग टैक्सेस अंडर नॉर्मल स्कीम। मैं नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे कर रहा हूं, मतलब मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा एंड आई एम एलिजिबल टू आईटीसी एज वेल। पेज टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम और नॉर्मल स्कीम। सेकंड, इशू टैक्स इनवॉइस एंड एलिजिबल फॉर आईटीसी। थर्ड, आई विल फाइल एन इंटीमेशन। जैसे ही मेरा टर्नओवर एक्सीड होगा, ठीक है, उसके विद इन 7 days मैं एक इंटीमेशन फाइल करूंगा फॉर विड्रॉवल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम विद इन 7 days। ये 7 days याद रखना। एंड नेक्स्ट लास्ट, मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल कब होगा? इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल विल बी डेट
specified in the intimation. However, it will not be prior to commencement of the year. साल के पहले का अगर मैंने कोई डेट दिया हुआ ना इंटीमेशन में तो वो नहीं चलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, 4 पॉइंट, इसके 4 पॉइंट क्या है? विड्रॉवल व्हेन सीजेस टू सैटिस्फाई एनी कंडीशन, व्हेन सीजेस टू सैटिस्फाई एनी कंडीशन। तो पहला केस क्या है? आई विल बी पेइंग टैक्स अंडर नॉर्मल स्कीम। सेकंड, अगर मैं नॉर्मल स्कीम में हूं तो आई विल बी इशूइंग टैक्स इनवॉइस इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ सप्लाई एंड आई विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी एज वेल। ठीक है। थर्ड, फाइल एन इंटीमेशन विद इन 7 डेज। जैसे ही मैं इनएलिजिबल हो जाता हूं फॉर कंपोजिशन स्कीम, उसके विद इन 7 डेज मुझे एक इंटीमेशन फाइल करना पड़ेगा फॉर विड्रॉवल। एंड लास्ट, मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल विल बी डेट स्पेसिफाइड इन इंटीमेशन। इट विल नॉट बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। समझ गया? नेक्स्ट, वॉलंटरीली विड्रॉ फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम। भाई मैं अपनी मर्जी से कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल रहा हूँ। मेरे को पता चल रहा है कि भाई अगर इसके बेनिफिट्स है ना तो कहीं ना कहीं पे इसके नुकसान भी है, मुझे आईटीसी वगैरह का बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आईटीसी और उसका बेनिफिट क्लेम करने के लिए मैं कंपोजिशन स्कीम से वॉलंटरीली बाहर निकल जाता हूँ। सेम है, अगर मैं वॉलंटरीली बाहर निकल रहा हूँ तो मैं नॉर्मल स्कीम में तो टैक्स पे करूंगा ही, टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा, आईटीसी भी लूंगा। ठीक है, उसके बाद फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द डेट ऑफ विड्रॉवल। मेरे को अगर वॉलंटरीली विड्रॉ करना है ना तो विड्रॉ करने से पहले मुझे एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि भाई मैं कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, एप्लीकेशन दे दिया, मेरा इफेक्टिव डेट क्या होगा? यहाँ पे इंटीमेशन देना पड़ रहा है विद इन 7 डेज, तो डेट इन इंटीमेशन है। इधर अगर मेरे को एप्लीकेशन देना है तो मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल विल बी डेट मेंशन्ड इन एप्लीकेशन। हाउएवर इट विल नॉट बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। समझ गया? ठीक है। एंड लास्ट, डिनायल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम बाय टैक्स अथॉरिटीज। अगर टैक्स अथॉरिटी को लग रहा है कि भाई मैं विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स या फ्रॉड से कंपोजिशन स्कीम लिया है या ले रहा हूं, या मैंने कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद कोई प्रोविजंस ऑफ द एक्ट या रूल्स अबाइड नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया, तो टैक्स अथॉरिटी क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर मेरे को एक शो कॉज नोटिस देगा जिसका मुझे विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट रिप्लाई करना है। प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट मतलब क्या? वो टाइम लिमिट जो शो कॉज नोटिस में लिखा रहेगा। प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस इशू किया और मुझे बोला कि विद इन 7 डेज मेरे को नोटिस का रिप्लाई देना है, तो विद इन 7 डेज मुझे रिप्लाई देना पड़ेगा। मेरा जैसे ही शो कॉज नोटिस का रिप्लाई प्रॉपर ऑफिसर को मिलेगा, उस रिप्लाई के बाद प्रॉपर ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम में जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। अगर मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए रिजेक्ट हो जाता हूं, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए रिजेक्ट हो जाता हूं तो अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, नॉर्मल टैक्स, टैक्स इनवॉइस, आईटीसी एंड सो ऑन। इफेक्टिव डेट ऑफ डिनायल, इफेक्टिव डेट ऑफ डिनायल क्या होगा? डेट स्पेसिफाइड बाय द टैक्स अथॉरिटीज इन देयर ऑर्डर। क्लियर है? उसके बाद इन तीनों केस में अगर मैं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा और विड्रॉ हो रहा है, या वॉलंटरली विड्रॉ कर रहा हूं, या टैक्स अथॉरिटी डिनाई कर रही है, इन तीनों केस में जो भी मेरा इफेक्टिव डेट रहेगा, इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल और इफेक्टिव डेट ऑफ डिनायल, उसके विद इन 30 डेज, उसके विद इन 30 डेज मुझे स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। मेरे को क्या सबमिट करना पड़ेगा? स्टॉक स्टेटमेंट। समझ में आ गया? वैलिडिटी। ठीक है, इसी के साथ तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम वाला पार्ट यहाँ पे कवर हो जाता है। यहाँ पर तुम्हारा कंपोजिशन खत्म हो गया। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में अपन ने क्या क्या देखा? क्राइटेरिया देखा, रेट्स देखा, वैलिडिटी देखा, इंटीमेशन देखा, कंडीशंस देखी, रेस्ट्रिक्शंस देखे एंड एडिशनल कंडीशंस देखे, प्लस मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी देखा। ठीक है, ये तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम खत्म हो गया। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट भी है जिसमें मैंने कंसेशनल रेट कवर किया है। कंसेशनल रेट इज 90% सेम एज कंपोजिशन स्कीम। जो थोड़े बहुत उसमें चेंजेस है, मैंने वो वीडियो में खाली चेंजेस बताए हैं। अदर देन चेंजेस पूरा का पूरा कंपोजिशन स्कीम है। ठीक है, चलेगा। चल, इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन कंसेशनल रेट देखेंगे। कंपोजिशन स्कीम तुम्हारा इधर ही खत्म होता है। ठीक है, चलो गाइस, हैव अ नाइस डे, आडियोस, बाय।